नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्यासागर सर में। कैसे सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दिन दोगुनी रात चौगुनी, है ना? सबकी बढ़िया चल रही होगी उम्मीद करते हैं। और नहीं चल रही तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करना। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपने आमेर के इतिहास में। तो आमेर के इतिहास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो सबसे पहले तो आपका अभिवादन रह गया। तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और अपन स्टार्ट करते हैं अपना आमेर का इतिहास, है ना? आमेर का इतिहास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, है ना? तो हमने पढ़ा कि सर्वाधिक शासन काल रहा था आमेर के शासकों में किसका? मिर्जा राजा जय सिंह का। और इन्होंने जो है तीन मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। किस किस के साथ? जहांगीर के साथ, शाहजहां के साथ और औरंगजेब के साथ। अपन ने पढ़ लिया था अपने से जहांगीर के साथ संबंध, ठीक है, वहां भेज दिया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र भेजा था। और इसके बाद आए थे शाहजहां, शाहजहां ने भी महाराष्ट्र भेजा था और जो मिर्जा जय सिंह की उपाधि दी थी, और कहाँ भेज दिया था? काबुल भेज दिया था, है ना? और गोलकुंडा और बीजापुर के अभियानों में भेजा था। किसने भेजा? तो शाहजहां ने भेजा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्जा जय सिंह को गोलकुंडा और बीजापुर के अभियानों पे किस मुगल बादशाह ने भेजा था। ध्यान रखना, क्योंकि तीन के साथ काम किया ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, वहां पे किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था, ठीक है ना? इसके बाद में बात आती है कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने दो युद्धों के अंदर भाग लिया था। कौन कौन से? सबसे पहला युद्ध हुआ था कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध, जिसके अंदर दारा की तरफ से लड़े थे और सूबा के खिलाफ लड़े थे और जीत गए थे, ठीक है। और सामुगढ़ के युद्ध के पश्चात इन्होंने जो है संधि कर ली थी, किससे? औरंगजेब से। और दोराई के युद्ध के अंदर औरंगजेब की तरफ से लड़े थे और किसके खिलाफ लड़े थे? दारा के खिलाफ, और वहां पर भी इसकी जीत हो गई थी, ठीक है। इतनी बड़ी थी। इसके बाद में इन्होंने पुरंदर की संधि के अंदर भाग लिया था। और पुरंदर की संधि के अंदर शिवाजी के साथ संधि की थी इन्होंने। और जिसके अंदर जो है शिवाजी ने 35 में से जो है 23 किले लौटा दिए थे, ठीक है। इतनी बात अपन ने खेली थी, संधि बंदी करके अपन दरबारी विद्वानों में आगे थे, या इससे पहले अपन निर्माण कार्य पढ़े होंगे, ठीक है। निर्माण कार्य के अंदर हमने पढ़ा कि इन्होंने जो है जयगढ़ नामक, जय सिंह नामक कस्बा बसाया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत के अंदर। और जयगढ़ जो है दुर्ग बनवाया था इन्होंने, ठीक है। इनके बाद में दरबारी विद्वान कुलपति मिश्र में पढ़ा था हमने कि दक्षिण भारत के अभियानों के ऊपर जो है जयसिंह के जो दक्षिण भारत के अभियान थे उनके ऊपर जो है 52 पुस्तकें लिखी थी। और इसके अलावा अपन ने बिहारी जी पढ़े, तो बिहारी जी ने क्या लिखा था? बिहारी बिहारी सत्सई, ठीक है। इसके बाद में कवि राय थे, तो उन्होंने भी इनके बारे में कुछ लिखा था, जैसे कि जयसिंह चरित्र, है ना। और इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया होगा सवाई जय सिंह। हमने कहा कि सात मुगल बादशाहों के साथ काम किया था और औरंगजेब ने जो है इनको एक उपाधि दी थी, कौन सी? सवाई की उपाधि। इसके बाद हमने बात की कि जो है उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर एक जाजव का युद्ध हुआ था। जाजव के युद्ध में सवाई जय सिंह ने जो है साथ दिया था आजम का साथ, और इनका भाई था कौन? विजय सिंह। उसने साथ दिया था किसका? मोइजम का। मोइजम यहाँ पे जीत जाता है इस युद्ध के अंदर, और मोइजम जो है बहादुर शाह के नाम से अगला बादशाह बनता है दिल्ली का। और इसके बाद बादशाह बनने के बाद जो है विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है कौन? बहादुर शाह। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो है जय सिंह को तो हटा दिया, लेकिन जय सिंह जो है देवारी समझौते के बाद पुनः जो है क्या बन जाते हैं? यहाँ पे राजा बन जाते हैं। और राजा बनने के बाद यहाँ पे एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सांबर का युद्ध। हमने पढ़ा था सांबर का युद्ध, ठीक है। सांबर के युद्ध के अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन आएगा यहाँ पे। देवारी समझौते के अंदर तय हुआ था कि भाई साहब जहां पे लड़ेंगे सवाई जय सिंह, वहां पे लड़ेंगे कौन? बताओ। अजीत सिंह। तो जब अजीत सिंह भी आए थे और साथ में जो है इनके मतलब की जो अपने मुगल थे, मुगलों की तरफ से एक सेनापति को भेजा था, किसको? सैयद हुसैन खां को, ठीक है। तो वो वहां पे हार गए थे, क्योंकि मुगलों की यहाँ तक आते आते मटिया बलि जो है हो सकी थी, कुल मिला के ये बात है। तो इसके बाद उन्होंने पढ़ा था भरतपुर विवाद, एक मोहकम और एक कौन था? बदन सिंह, ठीक है। ये दोनों लड़ रहे थे उत्तराधिकार संघर्ष में कि मैं बढ़ूंगा। तो इसके अंदर जो है अपने जो सवाई जय सिंह है वो किसका साथ देते हैं? अपने बदन सिंह का। और इनको ये डी की जागीर देते हैं और उपाधि देते हैं, कौन सी? बताना कमेंट करके फटाफट। उपाधि दी थी एक ब्रिजराज की, ध्यान है ना, ठीक है। उपाधि दी थी। और इसके बाद में हमने थोड़े बाद इनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था, और इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। कौन सी थी? जयपुर के बारे में, है ना। जयपुर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया ही था कि क्लास अपन ने खत्म कर दी थी, ठीक है। तो वापस से अपन जयपुर की उपलब्धियां इनकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जयपुर कस्बा बसाया था, सारी सारी चीजें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें कुछ चीजें लिखवा दी थी, लेकिन फिर कोई बात नहीं, दो तीन लाइन लिखी थी, वापस से अपन लिखवा देंगे, ठीक है। हेडिंग डालो सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां।
ठीक है, उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इन्होंने क्या करवाया था। सबसे बड़ी कहा है मैंने, एकमात्र नहीं कहा है, मैंने कहा सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने जयपुर बसाया। जयपुर क्या कैसी कहानी रही थी, कल सुना चुका हूँ सारी सारी कहानी। ठीक है, तो आज तो अपन जो है लिखने का काम करेंगे, थोड़ा बात समझा देता हूँ। जो दो शहर चुने थे जयपुर का नक्शा बनाने के लिए, कौन कौन से, एक तो चीन का कैंटन, ठीक है, और एक जो है इटली का, नहीं इराक का, सॉरी इराक का जो है शहर था कौन सा, बगदाद। इन दोनों के आधार पर जो है जयपुर का नक्शा इन्होंने तैयार किया था, जिसके अंदर जो है पुरोहित, जो पुरोहित मान लो कि वास्तुकार जो है किसको बनाया था इन्होंने, विद्याधर भट्टाचार्य को। और इसके साथ साथ ज्योतिष भी चाहिए, तो ज्योतिष किसको बनाया था बताओ, जेवियर डी सिल्वा को। इतनी बातें हमने लिखी थी शायद, है ना, इतना ही लिखा था। और भारत का प्रथम सुनियोजित कौन सा नगर था, और कुछ प्रथम परकोटे से बना हुआ नगर भी था। अंतिम कौन सा है, ब्यावर। बता दिया था मैंने कल भी, और आज भी बता देता हूँ। चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो जयपुर बसाया, जयपुर बसाया कब, सन सब कुछ लिखाया था 18 नवंबर, कल ही है 18 नवंबर 1727, है ना। लिखवा दी थी डेट, कोई बात नहीं। चलो आगे, दो शहरों को चूज किया था मैप तैयार करने के लिए, वो भी लिख लेते हैं, वो शायद कल लिखा नहीं था। ठीक है, लिखो फिर। जयपुर का नक्शा, चीन के कैंटन तथा इराक, इराक की राजधानी है भाई, बगदाद। इराक के बगदाद शहर, इराक के बगदाद शहर से बनाया था। जयपुर का नक्शा जो है चीन के कैंटन तथा इराक के बगदाद शहर से बनाया था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको लाके बनाया, मतलब उसको देख के बनाया था। ठीक है, समझ जाना आप जो भी है। इसके बाद में लिखना, सबसे पहले तो इनके क्या लिखा था मैंने, ज्योतिष। किसके ज्योतिष कौन थे, ज्योतिष कौन थे, तो मैंने लिखा था जेवियर डी सिल्वा, जेवियर डी सिल्वा। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको एक और सारी चीज दिखाई होगी, इसके साथ साथ ही लिख लो। चलो नीचे लिख लेते हैं, कौन से, वास्तुकार, वास्तुकार भी लिखवाए थे मैंने, कौन थे, विद्याधर। जिसके बाद विद्या होगी वही तो बड़ा हो पाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, इतने बात क्लियर है। फिर हमने एक और बात की थी कि प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम सुनियोजित तथा सुविकसित शहर। ठीक है, एक और चीज अपन ने लिखी थी कल, कौन सी थी वो, जिसने लिख लिया वो ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, है ना। इतनी सी बात है, नई बात अभी तक यही लिखा हुई है, सिर्फ कैंटन और बगदाद वाली, है ना, लिखना है यहाँ पे। परकोटे से घिरा प्रथम शहर या प्रथम नगर लिख लो। ठीक है, अंतिम कौन सा ब्यावर है, बार बार ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसके बाद में लिखना। ठीक है, इससे यहां तक अपन ने लिख लिया था। ठीक है, एक बात ही नहीं लिखवाई, बाकी अपन ने लिख रखा था, ये 4-5 लाइन है इनमें से। इसके बाद में मैंने कहा था कि चंद्र महल का निर्माण करवाया था, है ना। किसके, भाई साहब इनकी एक रानी थी, कौन, पता हो देखे, चंद्र कंवर। कौन थी, चंद्र कंवर। कौन सी चंद्र कंवर, देवार समझौता याद आ रहा है, वही चंद्र कंवर। उसके लिए और अपने रहने के लिए भाई जयपुर बसाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ महल भी चाहिए, तो इन्होंने जो है चंद्र कंवर के लिए नहीं बनाया था, मतलब बेसिकली अपने सबके रहने के लिए बनाया था। कौन सा महल, चंद्र महल। ठीक है, तो ये लिखेंगे। आमेर में
चंद्र महल का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया, चंद्र महल का निर्माण करवाया। अब गढ़ बस गया है, सब कुछ बस गया है, तो ये जो है मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये जो है 9 वर्गीय सिद्धांत पे, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जहां पे कोई भी रोड है ना खत्म नहीं हो, 9 वर्गीय सिद्धांत पे बनाया था। जो भी है कहीं भी रोड जो है जाके खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं से जो है मेन रास्ते में वापस आ ही जाएगी। ठीक है, जब आप जयपुर का नक्शा देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पुराना वाला बनाया गया था ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ इस प्रकार से आपको नक्शा देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के 9 वर्गीय ये, अगर कुछ हद तक यहाँ पे जगह नहीं होगी इस वजह से नहीं बनाया होगा, लेकिन जो ये शहर बसाया गया था इसी प्रकार से बसाया गया था 9 वर्गीय सिद्धांत के ऊपर। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे जयपुर लिख लेना भाई। जयपुर शहर 9 वर्गीय सिद्धांत बता चुका हूँ। 9 वर्गीय सिद्धांत अभी भी बता दिया और पहले भी बता दिया। ठीक है, सिद्धांत पर बसाया था। ये चीजें लिखो, फटाफट से लिख लो। ये इसके नीचे यहाँ पे बनाना चाहो तो 9 वर्गीय कुछ इस प्रकार से बना लेना छोटा मोटा, ताकि आपको पता रहेगा भाई 9 वर्गीय सिद्धांत है क्या। ठीक है ना, वरना नहीं बनाना चाहो तो भी ठोकी मर्जी। ठीक है ना, अपने कुछ नहीं जाता है ना। बनाना चाहो तो ठीक है, ये फटाफट से लिख लो आप। इसके बाद में जो भी चीजें पढ़ेंगे समझने की पढ़ेंगे। ठीक है, लिखने की हो तो लिखेंगे, समझने की होगी तो समझेंगे। आज बड़ा शॉर्ट देखा ना सबने। देख लिया क्या, कितनी तगड़ी ट्रिकें लगी होगी, है ना। शानदार ट्रिकें बढ़ाएंगे भाई। अभी तो और देखते जाओ चलो। अभी अब वो पशु परिचर वाले जो भी हमें देख रहे हैं ना, कोई भी देख रहे हैं, तो मजा आने वाला है भाई। जो 25 शॉट है ना, काम बन जाएगा उसमें आपका। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये देखो 25 शॉट में से यार 110% आ जाएंगे, कहाँ से आ सकते हैं यार। भाई भी पेपर में थोड़ी बनाऊंगा, लेकिन वो 25 शॉट है ना, 20 से 25% मिला लेना उसमें, 100% आ रहे हैं। ज्यादा ही आ सकते हैं, लेकिन 20 से कम तो आने वाले नहीं है। एवरेज मान के चल रहा हूँ 20 से 25। ठीक है, उससे नीचे नहीं आने वाला। ऊपर आए तो ठीक है, अगले की मर्जी पेपर वाले की। ठीक है, फिर घाटा है वो ये देख के सोच ले कि ये शॉर्ट बनाया, मैं इसमें से पर्सन नहीं देना, बाकी तो कैसे दे दूं। फिर भी मैं तो कहूँ फिर भी पर्सन तो आ जाएंगे 20, देख लेना कहीं ना कहीं से भी। ठीक है, तो वो देख लेना शॉर्ट वोट। और अपने अगर आप मान लो कि तैयारी नहीं कर रहे हो पशु परिचर की, या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो ना, मैं तो ये देखो, मैं ये तो भी कह रहा हूँ पशु परिचर के अंदर, पशु परिचर में तो एक स्पेशल कोर्स, मतलब कि विषय जो है, सब्जेक्ट कौन सा है, पशुपालन तो है। बाकी तो सारे नॉर्मली तो है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और इसके अलावा मैथ है, साइंस है, करंट अफेयर है। तो ये सारी चीजें तो बाकी चीजों में भी आती है। मान लो करंट अफेयर किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते, सारे में आते हैं आजकल तो वैसे तो। ठीक है, तो सब में आते हैं, तो वो उसी में से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, वो 25 शॉट आपके ऐसे ही होंगे। ये जो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट है ना, 6 के 6 सब्जेक्ट में मिला के आने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री भी सम्मिलित सम्मिलित है। ठीक है ना, इसमें इंक्लूड है सारे 6 सब्जेक्ट। और शॉट कितने, 25। अब एक विषय के कितने होंगे, ये नहीं है कि एक विषय के 4 होंगे, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कितने विषय के कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है एक विषय के 20 ही हो जाए, है ना। तो वो ये भी हो सकता है, लेकिन आपके नंबर जो है 20 आने वाले उन 25 शॉट से, तो वो 25 मिनट के ही होंगे। देखो 25 मिनट से कम ही होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, है ना। तो आप 25 मिनट से अगर आपको 20 नंबर मिल रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका कुछ नहीं जा रहा है कि आप 20 मिनट या 25 मिनट उनको देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि जो आपका डिफरेंस रहता है ना नौकरी लगने में और नहीं लगने में, यही 20 नंबर को रहता है। देखो एवरेज जो बच्चा पढ़ता है, मान लो कि मेरिट चली गई 100 और वो 80 पे रह गया, तो वो सोचेगा मैंने थोड़ी पढ़ाई की भी थी और थोड़ी नहीं की भी थी। तो नहीं भी की, थोड़ा वो जो रहेगा ना, वो थोड़ा सा जो है डिफरेंस यहाँ पे पूरा कर सकता है ना। ये जो 25 शॉट है ना, बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो देख लेना जाके। ठीक है, लिख लिया होगा ये चीजें। आगे बढ़े अपन, चलो डस्टर अपना। अच्छा, कुछ लोग मुझको पूछते हैं कि भाई साहब आप ये कपड़े से साफ क्यों करते हो। मैंने बता रखा है, अपने वालों को तो पता है, रेगुलर वालों को कपड़े से साफ क्यों करते हैं। देखो कपड़े से साफ इसलिए करते हैं कि डस्टर जो है थोड़े दिन में क्या हो जाता है, काला हो जाता है। यहाँ से जो उसकी ग्रीन होती है या व्हाइट जो भी हो, एक्स वाई जेड हो, वो क्या होती है, ब्लैक। अब भाई साहब 5 दिन चले अपने, तो 5 दिन भी नहीं चले मेरे को, 2 दिन में काला हो जाता है।
फिर पूरा ब्लैक बोर्ड हो जाता है, व्हाइट बोर्ड की जगह कौन सा होता है, ब्लैक, मार्कर भी ब्लैक, तो फिर मतलब नहीं है ना। ऐसे देखो एकदम सफेद झग दिख रहा होगा बोर्ड, ठीक है। इस कपड़े से यही होता है, दो कपड़े हैं, एक को धो देते हैं, रोज धोते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इस कपड़े मान लो ये पूरा ब्लैक हो गया है तो इसके बाद में एक दिन में धोने से हो जाएगा, रोज इसको धोना पड़ता है एक एक बार, कम से कम जितनी बार, 10 दिन इसको यूज किया तो 10 दिन उसको धोते हैं 10 बार, तब जाके वो साफ होता है, ठीक है ना। तो अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं तो यही चल रहा है अपने, तो ये आगे लिखेंगे अपन। अब देखो मैं एक बात बता दूं कि जयपुर तो बसा दिया, अब जयपुर में क्या है कि देखो, आपने सुना होगा कि दुर्ग ऊंचे बनाए, तो ऊंचे क्यों बनाए भाई, भाई दुर्ग बनाए, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो उसके अंदर पूरा गांव बस सकता है, मान लो कि इतना सारा लोग रह सकते हैं, नहीं अतः ज्यादा लोग रह सके बिग माइन, जब इतने सारा लोग रह सके तो भी ऊंचों क्यों बचे हो, नीचे ही बसा लेते। तो ऊंचा इसलिए बसाया भाई साहब कि वहां पे आक्रमण हो तो कम हो और डिफेंस कर नहीं सके अपने आप को, या उन पे डायरेक्ट आक्रमण कर सके, ऊंचाई हाइट पे रहने का फायदा मिलता है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि भाई डिफेंस के लिए यहाँ पे भी कुछ चाहिए, तो एक चोटी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है इन्होंने सुदर्शन गढ़ बसाया। कौन सा, सुदर्शन गढ़। क्यों, क्योंकि जो है वहां से क्या देख सकते हैं, सारा सारा व्यू देख सकते हैं आमेर का, ठीक है, आमेर कह सकते हैं या फिर जयपुर कह सकते हैं। जब भी आप जाओ ना तो वहां से जो है आप नीचे उतरोगे, कौन से मतलब नीचे क्या उतरोगे, अभी फिलहाल जो है सुदर्शनगढ़ नाम का कोई किला नहीं है वहां पर, वहां पर है जो है नाहरगढ़। कौन सा, नाहरगढ़। और इसका प्राचीन नाम है क्या, प्राचीन नाम इसका कौन सा था, सुदर्शन गढ़। सुदर्शन गढ़ क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से विष्णु भगवान है ना, आमेर वाले भाई साहब मानते ही थे, देखो बाकी किसको मानते थे, जितना मानते थे उतना मानते थे, लेकिन अपने भाई साहब ठाकुर जी को मानते थे। ठाकुर जी किसका है, विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान का, तो विष्णु भगवान की सुरक्षा करने के लिए सबसे बड़े हथियार क्या है उनके पास, क्या है, सुदर्शन। तो सुदर्शन गढ़ बसाया इन्होंने, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, लिखेंगे अपन। और जो इसकी पहली मंजिल है मान लो, वो कौन सी है, बादल महल है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी लिखना। जयपुर की सुरक्षा के लिए, जयपुर की सुरक्षा के लिए, मार्क नहीं चल रहा भाई, सुदर्शन गढ़, सुदर्शन दुर्ग लिख लो, सुदर्शन दुर्ग या गढ़ कुछ भी लिख लो, सुदर्शन दुर्ग बनाया, जिसे वर्तमान में, वर्तमान में नाहरगढ़, वर्तमान में क्या कहते हैं, नाहरगढ़ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगी बात, लिखना। इसकी पहली मंजिल, पहली मंजिल बादल महल, क्या है, बादल महल, ठीक है, ध्यान रहेगी बात, आगे लिखना। अब सब कुछ आ चुका है, ठीक है, सब चीजें हैं, सुरक्षा भी हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन खाबा का भी इंतजाम हो चुका है, लोग भी आ चुके हैं, बस भी चुके हैं, 9 ओवर की सिद्धांत, सारे सिद्धांत लगा दिए। अब एक चीज बाकी रह गई, जीवन। जीवन मतलब जल, जल ही जीवन है, ध्यान है ना। तब जब जल ही जीवन है तो जल भी तो चाहिए, तो एक जगह पड़ती है हरमाड़ा, ठीक है, वहां से नहर लेके आए, तो कौन सी, उसको क्या कहा गया, हरमाड़ा नहर, ठीक है, नहर लेके आए कहाँ पे, जयपुर के अंदर, लिखना हरमाड़ा नहर का निर्माण करवाया। अब भाई साहब इनकी एक रानी थी, कौन सी रानी, जो देवारे समझौते में आई थी, कौन, चंद्रकौर। चंद्रकौर ने कहा ये देखो ये तुम्हारा जो है ना चंद्रमहल, ठीक है, ये ठीक है, नाम रख दिया मेरे ऊपर, लेकिन मैं इसमें नहीं रहूंगी। उसने क्या, सवाई जैसी ने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, भाई तुम इसमें क्यों नहीं रहो, तो उसने कहा भाई नहीं मेरे को अलग चाहिए भाई, ठीक है ना, मैं न्यारी होंगी भाई, मेरे को अलग चाहिए, एक गढ़ चाहिए मेरे को जिसमें मेरा पर्सनल हो। तुम तुम्हारे रहते हो और पता नहीं कैसे रहते हो तुम, है ना, लेकिन मैं अपने न्यारे रहूंगी। तो उसने कहा न्यारे रहेगी तो ठीक है, तो उसके लिए जो है अलग से बनवाया, क्या बनवाया, महल बनवाया, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सिसोदिया रानी का महल, क्योंकि सिसोदियों की तो थी भाई साहब, ठीक है, जगत सिंह सेकंड।
तो जब सिसोदिया थे तो सिसोदिया रानी कहलाएगी, जैसे कि भटियाणी कहलाती है, ठीक है, खींची रानी कहलाती है, उसी प्रकार से क्या कहलाएगी, सिसोदिया रानी। तो सिसोदिया रानी के इन्होंने क्या बनवाए, महल बनवाए। तो ध्यान रहेगा आपको लिखना आमेर के अंदर, आमेर में बार बार आमेर आ रहा है लिखना, जयपुर में सिसोदिया। सिसोदिया रानी कौन है पूछ ले, ठीक है, पूछेगा तो नहीं बात, ठीक है, कोई अपने जैसे पूछ ले भाई साहब तो बता देना कि चंद्रकमल सिसोदिया रानी के महल बनवाए। ध्यान रहेगी बात, पक्का। अब सुनो मेरी बात, दुर्ग वुर्ग के सारे बनवा दिए। अब कहा कि यार देखो सुरक्षा तो करनी है, लेकिन दुर्ग मतलब कोई दुश्मन, दुर्ग नहीं मतलब कोई दुश्मन है ना, कोई आंतरे से दिख जाए ना, क्योंकि भाई साहब बस आ तो जयपुर रखा है ना, किले तक आएंगे, लेकिन किले पे आने से पहले ही मान लो कि जयपुर को थोड़ा ठेस पहुंचा दे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो क्या करें। तो कहा कि ऐसी तोप वो बनाओ भाई साहब कि थोड़ा दूर से ही निशाना ताक दे भाई साहब, मतलब कि दुश्मन को पास ही नहीं आने दे, वहीं पे बचीड़ बोल दे उसका। तो क्या अगर ठीक है, क्या करते हैं अपन, बनाते हैं एक तोप बनाते हैं भाई साहब तगड़ी तगड़ी। उसमें क्या तगड़ी तगड़ी तोपें नहीं बनानी है, एक ही तोप बनाओ जो मतलब कि दूर पे भाटा फेंक सके, ठीक है, इतना घोड़ा दूर जाके गिरेगी भाई साहब दुश्मन की हालत ही खराब हो जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसे 10-15 किलोमीटर आते तो बचीट बोल दो है। तो कहा ठीक है बनाते हैं, एक तोप बनाई, जय बाण, क्या नाम है, जय बाण तोप। जय बाण तोप बनाई, कहते हैं कि जय बाण तोप से एक ही बार गोला चलाया गया, इतनी बड़ी बनाई भाई साहब कि जहां पे बनाया था ना वहीं पे रखी हुई, अब तक कहीं से लेके ही नहीं गए, ठीक है ना, जहां पे रखी है ना वहीं पे है, अभी जहां बनाएगी इतना वहीं की वहीं पड़ी है। कहते हैं कि एक ही बार घोड़ा चला गया, और एक ही बार घोड़ा जो है जाके गिरा था चाकसू में। चाकसू में एक तालाब है, उस चाकसू का तालाब का जो निर्माण हुआ है ना, वो तालाब का निर्माण उस घोड़े से, ऐसा कहते हैं वो घोड़ा के वहां पे पड़ा, फूटा भाई साहब, वहां से हो गया खाड़ा। खाड़ा जानते हो ना, मतलब कि अपना जो है गड्ढा, है ना, तो गड्ढा हो गया वहां पे, और गड्ढे की वजह से वहां पे तालाब बन गया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। 400 कितना किलोमीटर है, लगभग लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होगा। तो सोचो, मैं कहूँ थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं होगी है, 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेंज हो जाए कोई तो की, मैं कहूँ ले चलते हैं फिर वहां पे अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में, या फिर ले चले बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर पे रख के भाई साहब, क्या जरूरत है मिसाइल होगी, ऐसे ऐसे ही भाई साहब रखे उसको, और रख रुका के भाई साहब एक फायर करें यहाँ से कराची उड़ा दें, या फिर मैं कहूँ कि आजकल वाले कार्यक्रम बुलाओ आमेर वालों को, जयपुर वालों को, इससे मोटी बनाए एक तो, ठीक है, मैं कहूँ यहाँ से आमेर से ही भाई साहब कराची इस्लामाबाद सारे उठ जाए, सुबह उठे भाई साहब की पाकिस्तानी पोर की, सुबह उठे, ठीक है, और उठ के अब आपने सोचा कि पोर के कौन है, तो पोर की है भाई पाकिस्तानी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है ना, इंडिया को इंडिया नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं, इंडिया, इंडिया आएगा। अभी चल रहा है ना वो चैंपियन ट्रॉफी वाला मामला, कि इंडिया आएगा इंडिया नहीं जाएगा, ठीक है, हम इंडिया के बिना खेल लेंगे, तो वो इंडिया नहीं बोलते, वो बोलते इंडिया, इंडिया आएगा, है ना, ठीक है, वो बात है। तो जयगढ़ जयबान तोप का निर्माण करवाया था, लिखना, जयबान तोप का निर्माण करवाया, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। इसके बाद चलते हैं, सुना होगा जंतर मंतर, छोटे थे तब तो यही लगता था ना, सबको लगता ना, सच सच बताना है कि जंतर मंतर जो है नेताओं की धरने देने की जगह है, नहीं भाई साहब, जंतर मंतर ऐसी जगह हैं जहां पे क्या की जाती है, गणना, किस चीज की गणना, टाइम की गणना, नक्षत्र की गणना, कि आज से 100 साल बाद सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ठीक है, ये चीज आपको कौन बता देगा, किसी भी जंतर मंतर के अंदर 5 जंतर मंतर बनवाए थे, ठीक है, 5 प्रमुख शहर के अंदर, भारत के जो 5 प्रमुख शहर है उनके अंदर, ठीक है, अपने मुंबई मुंबई में नहीं, इधर ही उत्तर के अंदर, उत्तरी जो भारत है वहां पे, ठीक है, कौन कौन सी जगह थी, सबसे पहले दिल्ली, सबसे बड़ा, मतलब नहीं सॉरी, सबसे पहला अगर कहीं बनाया गया जंतर मंतर तो वो था दिल्ली। सबसे बड़ा की बात पूछे तो वो है जयपुर के अंदर। बाकी तीन जो है उनकी तो हो सकी अपने मटियापली, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत है वहां पे, लेकिन मतलब कि उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है ना, जो कि अपने हैं मद्रास, बनारस और उज्जैन के अंदर, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बनारस की साड़ियां, उज्जैन के अंदर भगवान, और मद्रास में भी क्या है, भगवान ही है, ठीक है, और अपने जयपुर में तो है ही है, और दिल्ली में सबको याद होगा, है ना, सब कुछ 500 500 याद है। चलो भाई, लिख रहा, भारत के 5 मुख्य शहरों में
जंतर मंतर का निर्माण करवाया। सोचो एक भाई साहब, एक राजा कितनी आगे की सोच रहा है भाई साहब की टाइम कैलकुलेशन। आप जाओ ना कभी जंतर मंतर घूमना, देखना वो एक आपका टूरिस्ट होगा, वो ऐसे पेन रखेगा, जैसे देखो ये पेन रखा है, यहाँ पे कुछ छाया बन रही होगी, दिख रहा होगा आपको लाइट की है छाया, तो वो ऐसे लाइट की छाया पड़ेगी। मान लो यहाँ पे ये घड़ी बनी हुई है, देखो लो, ये मान लो कुछ घड़ी टाइप बनी हुई है, इसके अंदर मान लो ये बना दी भाई साहब मैंने घड़ी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने घड़ी बनाई है, अब कुछ इस प्रकार से वो डिग्री विग्री कोड का होता है, ठीक है, आप जाके देखना। तो वो यहाँ पे पेन रखेगा, ठीक है, अभी मेरा पेन जो है यहाँ से इसकी छाया यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो वो कहेगा अभी 7 बज चुके हैं, कुछ इस प्रकार से बताएगा, वो कहेगा आपको सीधे सेट 7। अगर मान लो कि ये छाया कुछ इस प्रकार से, तो वो कहेगा कि 7 बज के कुछ और ऊपर मिनट हो चुके हैं, कुछ इस प्रकार से छाया पड़ेगी यहाँ पे, तो कहेगा 8 बज चुकी है। ये यहाँ पे मान लो कि इस प्रकार से यहाँ आएगी तो 9, ठीक है, इस प्रकार से वो गाइड आपको बताएगा, वो पेन रख के, ठीक है, अभी मैंने मार्कर रख के बताया। तो वो जो ये गणना किससे हुई, वो डिग्रियों की गणना। तो यहाँ पे जो है जंतर मंतर के अंदर यंत्र लगे हुए हैं, उनसे अपन को, यंत्र ऐसा नहीं है कि भाई घड़ियां कुछ कांच वाच कुछ ऐसे मतलब कि प्लास्टिक के लगे हुए हैं, लोहे के लगे हुए, ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल बनाए गए, उनके ऊपर बस अंकित किया गया है, और पत्थर के ही बने हुए हैं, ठीक है, जाके देख सकते हो आप। कहाँ कहाँ पे थे सबसे पहले? दिल्ली। नंबर 2 जयपुर। नंबर 3, नंबर 3 मद्रास। नंबर 4 बनारस। और नंबर 5 उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर लिख लेना सबसे पहला, और यहाँ पे लिख लेना सबसे बड़ा। ठीक है, ध्यान रही, इसके नीचे थोड़ी जगह कम है, तो यहाँ पे लिख लेना जय सिंह की पुस्तकें, साथ साथ में, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। जय सिंह की पुस्तकें, कि जय सिंह की खुद की पुस्तकें हैं, ठीक है, दरबारी विद्वान में नहीं, दरबारी विद्वान अलग से आएंगे। 2 है लिखना, एक तो है जय सिंह कारिका, ठीक है, और एक है जीज मोहम्मद शाही। सन भी पूछ लेता है कई बार, एक पेपर में पूछा हुआ है, याद नहीं मुझे कौन से पेपर में है, लेकिन है, ठीक है, भर्ती का नाम याद नहीं है, 1725 में, ठीक है, ध्यान रख लेना। ये पुस्तकें लिख लो, ये सारा सारा जो चीज लिखवाई है मैंने, क्या क्या लिखवा रखा है, इनके जो सांस्कृतिक उपलब्धि है उनके अंदर, ठीक है, फटाफट से लिख लो इन्हें। इसके बाद में पढ़ते हैं अपने इनके दरबार विद्वान के, दरबार विद्वान में कौन कौन विद्वान थे इनके दरबार के अंदर। पुंडरीक रत्नाकर, बाकी बहुत सारे थे, अभी तो पढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट से लिख लो, हट जाऊंगा। लिख लिया होगा, लिखो फटाफट।
अब लिख लिया होगा। चलो, हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। तो ये पूछ भी लेना आपको शायद जयबान दुर्ग। ठीक है, ये जयबान तोप है नहीं, अभी कहाँ पे है? पूछ भी ले आपको जयबान दुर्ग, सॉरी ये जयबान दुर्ग क्या है, जयबान जो है तोप, ये कहाँ पर रखी हुई है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पर लिखना चाहो तो। तो जयगढ़ दुर्ग है ना, वहां पे रखी हुई है। कुल मिला के बात ये है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, और नहीं लिखना चाहो याद है तो ठीक है। एक जानो दरबार विद्वान में सबसे पहले देखो पुंडरीक पिट्ठल, सॉरी पुंडरीक रत्नाकर। दरबारी विद्वान, और इसके अंदर लिखो सबसे पहले पुंडरीक रत्नाकर। नंबर 1 लगा के लिखो, पुंडरीक रत्नाकर। इनकी एक पुस्तक है, नाम है उसका जय सिंह कल्पद्रुम। क्या नाम है? जय सिंह कल्पद्रुम। दूसरे नंबर में बारी आती है, उसका नाम है केवल राम। क्या है? केवल राम। नंबर 3 पे एक और इनके दरबार विद्वान है, और उनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ की 3 पुस्तकें हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो अपने केवल राम है ना, इनको याद आप याद रख सकते हो। लिगोरम का अनुवाद किया किसने ने? आप मैथ के अंदर मतलब आगे पढ़ते हो ना आप, मतलब 12th के अंदर या 11th के अंदर ये शायद टॉपिक हो सकता है, लिगोरिथम है ना। तो उसका अनुवाद अगर हिंदी में या फिर मान लो संस्कृत में किसी ने किया तो वो कौन था? केवल राम, है ना। जगन्नाथ, जगन्नाथ की 3 पुस्तकें हैं। एक तो है सिद्धांत, सिद्धांत सम्राट। एक है सिद्धांत कस्तुत। और एक पुस्तक नहीं है, कुल मिला के जो आपने पढ़ा होगा, कैसे बताऊं मैं आपको, यूक्लिड आप जानते हो, मैथ आपने पढ़ रखी है। तो मैथ अगर आपने पढ़ रखी है तो आपने एक ज्यामिति, ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। उस ज्योमेट्री का अनुवाद अगर किसी ने किया तो वो कौन थे? अपने जगन्नाथ जी, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का अनुवाद किया। ठीक है ना। चलो लिख लो फटाफट से। 2 बंदे और थे इनके दरबार के अंदर, 2 भाई, समझ लो। नाम तो एक का मोहम्मद मेरी, और एक और था मोहम्मद शरीफ। लिखो फटाफट। लिख लिए होंगे। चलो आगे बढ़ो।
इसी के नीचे लिख लेना आप, शायद लिखना तो आगे लिखा देता, लेकिन जगह है यहाँ पे तो लिख लेना। चित्रकला विभाग का निर्माण करवाया। इस चित्रकला विभाग को जो है फिलहाल कहते हैं सूरत साड़, है ना, क्या कहते हैं, सूरत साड़। तो ये आप लिख लेना फटाफट, इसके नीचे दिख तो रहा करना सूरत साड़, है ना। तो मैं ऊपर वाले को हटाता हूँ, तब तक ये लिख लो आप एक छोटी सी लाइन। इसके बाद में हेडिंग डालना सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार। बहुत बढ़िया आदमी लगता है अपने को भाई साहब, ठीक है, तगड़ा आदमी, निर्माण कार्य में कहो, सारे के सारे मतलब कि सारे सर जितने भी फील्ड है लगभग लगभग उन फील्डों में निपुण आदमी बनने की जो कोशिश भी की है, और कई फील्ड के अंदर तो ये निपुण भी है बहुत सारे फील्डों के अंदर। तो ये भी एक इसका फील्ड चुना था भाई ने, कौन सा, सामाजिक सुधार वगैरह देखना, सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद में जो है पॉइंट टू पॉइंट हम उसको समझेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला जो सामाजिक सुधार आता है वो है सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक। उसके बाद में आते हैं 3 तरह के विवाह, जो कि कुछ में से इन्होंने स्टार्ट किया और कुछ इन्होंने रोके। लिखना, लिखना मतलब आप ऐसा, हाँ चाहो तो साथ लिख सकते हो, ठीक है, फटाफट साथ में लिख लेना, ताकि बाद में लिखने का टाइम नहीं चाहिए होगा अपने, ठीक है, साथ साथ में लिख लेना, ध्यान रखना। अंतर जातीय विवाह, प्रारंभ, ठीक है, करवाए, लिखना, आगे लिखना, बाल विवाह पर प्रतिबंध, आगे लिखना, विधवा विवाह पर कार्य, ठीक है, 3 तरह के विवाह हो गए, अब आगे लिखना, ब्राह्मणों के आपसी मतभेद या फिर भेदभाव लिख पड़ा है, भेदभाव, ठीक है, एक और लिख लो, साधु संतों, दिख तो रहा ना भाई मेरे को, ये है कि इसमें मार्कर में शाही कम रहेगी थोड़ी, है ना, साधु संतों के गृहस्थ जीवन पर कार्य। फटाफट से, 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, 30 सेकंड, जब तक मैं शायरी डालूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो पॉइंट लिखे मैंने 6 के 6 पॉइंटों का आपको समझाने वाला हूँ क्या मामला रहा है, ठीक है, फटाफट से लिख लो इनको। पॉइंट नंबर 1 कि सती प्रथा पर रोक। ये 6 पॉइंट देख के आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब कि शासनकाल कुछ कैसा रहा होगा इस बंदे का, या फिर इसने कितना कार्य किया होगा अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, कितना मॉडर्न, ठीक है, आजकल बोलते हैं कि कुछ मतलब ऐसे काम करके बोलते हैं कि जमाना मॉडर्न है, जमाना मॉडर्न है, मतलब कुछ भी करके बोल देते कि ये तो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने के लड़के हैं, या मॉडर्न जमाने की क्या है, लड़कियां हैं, ये बात बोल देते हैं और उन काम से या फिर उस गलती को छुपा देते हैं एक तरह से। मैं कहता हूं देखो, मॉडर्न जमाने में मॉडर्न तरह से रहना और मॉडर्न कल्चर को अपनाना, ये सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न तरीके से कैसा रहा जाता है, ये सवाई जय सिंह अपने को सिखा के जाता है, किस प्रकार से। जयपुर नामक क्या बसाया उसने, शहर बसाया, एक ही शहर, मैं कहता हूँ राजस्थान में है तो शहर एक ही, बाकी तो शहर क्या है, गाँव है भाई साहब,
ठीक है। एशिया के सबसे बड़े दो गांव अगर पूछे तो बता देना, जोधपुर और बीकानेर। मैं बात करूंगी सवाई जय सिंह की, तो सवाई जय सिंह ने बसाया जो बसाया, उसके अंदर जो है सुविधाएं, 9 वर्गीय सिद्धांत अपनाया, उसके अंदर इतनी सारी चीजें उसके अंदर लगवाई, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जल के दृष्टिकोण से सारी चीजें उसके अंदर महल बनवाए, सारे सारे, ठीक है। एक और बात में भूल रहा हूँ तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। एक गोविंद देव जी का जो है मंदिर बनवाया था किसने, अपने सवाई जय सिंह ने, वो भी अभी लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की थी, ये मॉडर्न तरीके से कि भाई वहां पे उसने 4 वे लाइन बनाई। मैंने बताया ना, 9 वर्गीय सिद्धांत, कहीं पे जाके एक रोड नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने ऐसी रोडें बनवाई वहां पे, ऐसी सड़कें बनवाई कि भाई 2 गाड़ियां इधर से जा सके और 2 गाड़ियां इधर से जा सके, ठीक है। मतलब 2 गाड़ियां इधर से जाए और 2 गाड़ियां इधर से आए, ऐसे उन्होंने रोड बनवाई उसमें, और बीच में डिवाइडर बनवाया इन्होंने। सोचो उस समय ऐसी तकनीक का प्रयोग करना, मतलब कि सोचना वहां तक कि भाई आगे जब आएंगे, आगे वाली पीढ़ी आएंगी, तो हो सकता है वहां पे, अभी तो घोड़े गाड़ी चल रहे हैं वहां पे, कुछ गाड़ियां, क्योंकि इस समय तक हो सकता है ना, गाड़ी व्हीकल तो विकसित हो चुकी है, घोड़ा गाड़ी, ये ज्यादा ट्रैफिक बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा दिमाग लगाना इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाया, हो सकता है ट्रैफिक बढ़े या फिर चलने की जगह नहीं मिले, तो उन्होंने जो है 2 लाइन बनाए। देखना आज भी जो है दूसरे शहर में जाओगे, कभी जयपुर के अंदर मतलब कि जोधपुर के अंदर जाओगे आप, अजमेर के अंदर जाओगे, उदयपुर के अंदर जितनी भी सिटी है, कोई भी सिटी है XYZ, तो उसके अंदर जाओगे तो आप ज्यादातर वहां पे जो है गलियां, छोटी छोटी गलियां दिखेगी, बाहर ही आपको बाइक खड़ी करनी पड़ती है कई बार, या फिर कम से कम कार तो कभी भी नहीं जा सकती। लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिसके अंदर ठेठ बाजार तक, सारे बाजार के अंदर क्या जाती है, कार जाती है भाई साहब, वापस आती भी है, जाती भी है। ये है, ये क्या है, सुनियोजित नगर किसे कहते हैं, फिर इसी को तो कहते हैं सुनियोजित। सुनियोजित ऐसा थोड़ी कि मतलब भाषा बढ़िया बढ़िया घर बनवा दिए, बढ़िया बढ़िया घर बनवा दिए, 2 फुट का केला रहेगा, क्या मतलब निकलेगा। इसीलिए ध्यान करना, जब कभी भी अगर आपके बंटवारा भी होता है ना, मतलब कभी दादाजी मर जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जब भाइयों का बंटवारा होता है, पापा का, चाचा का, या फिर किसी और का भी देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो किसके कितना पाती आ रहा है, वो बात नहीं होती, सबसे पहले गेले की बात होती है भाई, कि रास्ता कितना होगा और कहां से निकलेगा, सबसे पहले रास्ते की बात होती है। तो यहाँ पे रास्ते की बात की थी, मतलब मॉडर्न सोच देखो, सबसे पहले क्या है, सती प्रथा पर रोक। उसने कहा भाई सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, ये सतीवती मामला यहाँ पे अब रुकना चाहिए। अब जो पहले वाले हो गए सती, तो ठीक है, जोर वोर कर लेते थे या जो भी करते थे XYZ, ये हो गया, ठीक है, वो वाली जमाना गया अब। अब क्या है, मॉडर्न जमाना, ठीक है। इसके बाद में आता है अंतर जातीय विवाह। सोचो उस टाइम वो बंदा सोच रहा है कि अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, इसके भी फायदे हैं। क्या फायदा है कि मान लो कि एक लंबा आदमी, एक छोटी मतलब की महिला, या फिर एक छोटा आदमी या एक लंबी महिला अगर विवाह करते हैं, तो चांसेस है कि उनकी जो पीढ़ी सुधरेगी, ठीक है। एक मान लो जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी हाइट छोटी रहती है, और जो पंजाब के साइड रहते हैं उनकी हाइट लंबी रहती है। मान लो एक पंजाब का लड़का है, या फिर मान लो कि वहां की पहाड़ी क्षेत्रों की लड़की है, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों का लड़का है, या पंजाब की लड़की है, इन दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। अगर वो शादी करेंगे तो इनकी क्या होगा कि उनकी पीढ़ियों में सुधार आएगा, लगातार 2-3 पीढ़ियों के बाद में क्या आ जाएगा, सुधार। एवरेज है देखो, मान लो कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उनकी लड़कियां हैं, उनकी 4 फुट हाइट है, और यहाँ मान लो भाई साहब की कितनी है, 6.5 मान लो या 7 मान लो कुछ की है, तो वो कितना आ जाएगा एवरेज। हो सकता है जो पीढ़ी आएगी आगे, उनकी जो लड़के या लड़कियां होंगी, उनकी 5.5 या 6, 5, 5.5, कुल मिला के जो है हाइट बढ़ने में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने सुना होगा, मतलब कि आपने देखा होगा ज्यादातर कि चाइना की हाइट, चाइना वाले लोगों की हाइट कम है, लेकिन नहीं है। उन्होंने जो है पिछले कुछ 20 साल के अंदर, या 20 साल नहीं, मैं कहूंगा कुछ 130 साल या कुछ, मतलब हाँ, कुछ 100 एक सालों के अंदर अंदर उन्होंने अपनी जो एवरेज हाइट है उसको बढ़ा लिया है। मतलब कि कुछ 5 फुट से ऊपर हो चुकी है उनकी हाइट, है ना, एवरेज हाइट है, सबकी होती है, लेकिन मतलब कि उनकी होना, चीन वालों की, क्योंकि चीन के अंदर ज्यादातर छोटे हाइट के लोग होते हैं, तो वहां पे जो है उनकी हाइट में वृद्धि होना, उन्होंने अपने जीन ही चेंज कर लिए। सोचो तो कितनी विकसित चाइना जो है, एक तरफ उसके क्या पड़ा है, पूरा पूरा पहाड़ी इलाका है एक तो, और एक तरफ क्या पूरा रेगिस्तान पड़ा है। तो सोचो उन्होंने अपने आप को किस तरह से सेटल किया होगा। उसी प्रकार सती प्रथा पे रोक, क्या ये मॉडर्न सोच है। वो मॉडर्न सोच नहीं है कैसे कपड़े पहनोगे, आप क्या खाओगे, वो मॉडर्न सोच नहीं है, ठीक है। मॉडर्न सोच ये कि आप किस तरह से सोचते हो, मॉडर्न ये है। इसके बाद में आता है कि बाल विवाह पर रोक। उन्होंने कहा बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आज वाले जमाने में आता लगता है कि बाल विवाह ठीक है, लेकिन उन्होंने जो उस टाइम बाल विवाह खत्म कर दिए थे। अब क्यों लगता है कि सही है, वो आप सबको पता है। इसके बाद में बात आती है कि ब्राह्मणों के आपसी मत भेदभाव या मतभेद, ये आपसी मतभेद क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मैं शर्मा हूं, ठीक है, और मैं वो वाला पंडित हूं, मैं ये वाला हूं ना, मेरे को याद भी नहीं ज्यादातर उनके वो गोत्र वोत्र, ठीक है। तो मैं ये हूं, ये ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, ये नीचे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये सुना होगा, पक्का सुना होगा। तो यहाँ पे जब सुना है, तो इन्होंने कहा भाई तुम ब्राह्मण होके भी लड़ रहे हो कि तुम में भी ऊंचा नीचे होता है। उन्होंने कहा हाँ होता तो है, ये भाई साहब ये हमारे अड़े ही हैं। ये इस प्रकार से के भी होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुमको लड़ना नहीं, तुम ही लड़ोगे तो फिर तुम्हारे जो नीचे है, मान लो कोई भी है XYZ है,
तुमसे क्या सीखेगी भाई? तुम्ही को तो गुरु मानते हैं सारे। गुरु पहले शिक्षा किससे लेते थे? गुरु जो ब्राह्मण थे उनसे ही लेते थे, और तुम ही लड़ते रहोगे, तुम नीचे ऊंचे, तो फिर बाकी क्या सीखेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो साधु संतों के ग्रस्त जीवन पर, मतलब साधु संत ग्रस्त जीवन, सोचो उसने आदमी ने क्या सोचा कि आगे जाके आसाराम जैसे आदमी नहीं आए, ठीक है ना, आसाराम जैसे आदमी नहीं आए, इसलिए उन्होंने साधु संतों को कहा कि तुम भाई साहब ब्याह करो। क्या करो? तुम ब्याह करो। ब्याह करो और तुम रहो, मतलब ब्याह करने के बाद भी है ना भाई, भगवान की पूजा की जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना ब्याह करे ही तुम पूजा कर सकती हो। ब्याह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अगर नौकरी नहीं होगी ना, मार्ग ना जाए, तो मैं नौकरी दे दूं, ठीक है। जो अंतर जाति विवाह किए ना, उनको भी ये कहा भाई दूसरे जाति की धर्म की दूसरी जाति की लड़कियों से या फिर लड़कों से शादी करो, और अगर तुम्हारे पास रोजगार नहीं है तो रोजगार मैं दूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा, लेकिन ये काम करना शुरू करो, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें मैंने समझा दी है। इसके आगे चलते हैं अपन। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, हेडिंग डालना, अश्वमेध यज्ञ। बुनी हो गई थी इसमें, तो लिखना, ये समझा देंगे सारी चीजें। हेडिंग डालना, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, बता रहा क्या ना मैंने, वापस बताने की जरूरत है क्या? फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? ये यज्ञ किया जाता है। यज्ञ मतलब बहुत सारे पंडित आते हैं भाई साहब, पंडित आते हैं और बैठते हैं, और एक घोड़ा होता है। क्या होता है? एक घोड़ा। उस घोड़े को छोड़ते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं के अंदर अलग अलग घोड़े होते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से होता है कि एक घोड़ा रहता है, कभी एक घोड़ा रखते हैं, एक से अधिक घोड़ा रखते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, एक ही घोड़ा रखते हैं। अब वो एक घोड़े के अंदर एक चिट्ठी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? घोड़े की गर्दन के अंदर क्या बांधते हैं? चिट्ठी बांधते हैं कि भाई साहब तू जा, और चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि भाई ये फलाने नामक ढींगड़े नामक राजा का क्या है? घोड़ा है। ये घोड़ा जहां तक जाएगा उस राजा का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। अगर कोई भी राजा इस घोड़े को रोकता है, ठीक है, तो उससे मतलब सीधा सीधा इस फलाने राजा के जिसने अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, जो करवा रहा है ना, उससे वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो भाई साहब सवाई जयसिंह ने करवा तो दिया फलो फलो के अंदर कि भाई इतने बड़े राजा है, इतनी बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है, अपना शासनकाल भी ठीक ठाक है, तो यज्ञ तो करवा दिया। अब कहा कि घोड़ा छोड़े। अब घोड़ा छोड़े तो कहा कि भाई साहब घोड़ा छोड़ते तो भाई साहब बारह अजीत सिंह बारह बैठो है, घोड़ा संभालने में ठुकीज गए थे ना। तो कहा कि वो बाहर बैठा है अभय सिंह, अजय सिंह नहीं, अभय सिंह, कहा वो बाहर ही बैठा है भाई साहब, ऐसे घोड़ा निकलते ही फायर कर देगा, मामला सेटल, ठीक है। राज्य से बाहर निकला नहीं तो खत्म। इधर वो मारवाड़ वाले बीकानेर वाले सारे सारे बैठे हैं, मटिया बली होते टाइम नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करें? सवाई जय सिंह को कहा भाई देखो ऐसी बात है, मामला गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि क्या, कि जितने भी अपने जो परकोटा बनाया हुआ है जयपुर के चारों तरफ, उन्होंने कहा हाँ बनवाया तो है, ठीक है। वो कब काम आएगा? कहा कि सारे गेट बंद करो, ठीक है। गेट बंद करके क्या होगा कि माइन माइन फेर दो, मतलब अंदर अंदर ही फेर दो उसको, और ये अनाउंसमेंट करा दो कि ये फलाने फलाने अपना सवाई जय सिंह का घोड़ा है, उसमें ये करवा रहे हैं, ये किसी को रोकेगा नहीं, जहां जहां तक ये जाएगा उसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है भाई। उन्होंने यही किया। उसमें एक यज्ञ होता है, तो यहाँ पे लिखना, अभी समझा दूंगा मैं सारी चीजें, लिखना सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अच्छा, इसके पुरोहित याद रखना, क्योंकि ज्यादा अश्वमेध जो यज्ञ करवाते हैं उनके पुरोहित पूछ लेते हैं, तो इनके लिखना पुरोहित। पुरोहित आपको नाम याद आ जाएगा, क्योंकि नाम ऐसा है, पुंडरीक रत्नाकर। वही पुंडरीक रत्नाकर जिन्होंने कल्पद्रुम जयसिंह कल्पद्रुम नामक पुस्तक लिखी थी, और इनके दरबारी विद्वान थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। पुंडरीक रत्नाकर। वो पुंडरीक पिट्ठल अलग है, ध्यान रख लेना, पुंडरीक पिट्ठल आ जाएगा, तुम पुंडरीक पिट्ठल पे टिक कराओगे, नहीं करना है, ठीक है। कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। बात समझ में आ गई? अब देखो, अभी घोड़े को फेर तो रहे थे, अब फेर रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई देखो फेर तो रहे हो, अब एक जो इस घोड़े को जिसका घोड़ा था, भाई जो घोड़ा था ना, उसको पानी पिलाने वाला भी तो कोई होंगे। एक मिनट है, चलो। उन्होंने कहा कि घोड़ा तो है, ठीक है। अब घोड़े को कोई पानी पिलाने वाला था, उसने पानी वानी पिलाया, घोड़े को तैयार किया और छोड़ दिया। अब अनाउंसमेंट हुआ भाई कब ये घोड़ा है किसका? सवाई जय सिंह का। अश्वमेध यज्ञ करवाया, जहां जहां तक ये जाएगा वहां वहां तक क्षेत्र किसका है? सवाई जय सिंह का। ये अनाउंसमेंट हो रहा था, और ढोल नगाड़े के साथ अपना जो है घोड़ा चल रहा था, उसके साथ छोटी मोटी सेना भी चल रही थी, सेना चल रही थी। अब भाई साहब क्षेत्र
जयपुर, जयपुर तो है ही, मतलब पूरी सीमाओं में भी नहीं फेरा, जयपुर के अंदर बंद करके घुमा रहे हैं, वो तो क्षेत्र है ही वैसे सवाई जयसिंह का। करे तो करे कौन। अब मैंने कहा घोड़े को पानी पिलाया था, घोड़े को पानी पिलाया था, एक नाम था बंदे का, दीप सिंह, दीप सिंह कुंभाणी, दीप सिंह कुंभाणी, ठीक है। इसने पानी पिलाया था और सामने आके खड़ा हो गया, जब निकल रही थी ना अपने उसमें एक के दौरान सवारी, तो सामने आके खड़ा हो गया। तो सैनिकों ने कहा क्या हुआ दीपू, पाँच पानी पिलाना आएगा, अभी तिशा नहीं हुआ, मतलब कि ये प्यास नहीं लगी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या, तुम नाजोगे हैं, मैं इसको पानी पिलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसको रोकने के लिए आया हूँ, मैं रोकूंगा भाई साहब इसको। क्या क्यों, माथा खराब हो गया। उसने कहा माथा खराब नहीं हुआ, माथा तुम्हारा खराब हो गया। कि कैसे। उन्होंने कहा कि देखो, एक तो तुम फेरे उसको जयपुर के अंदर ही, और वो भी गेट बंद करके, और तुम ये भी कह रहे हो ऊपर से कि ये क्षेत्र जहां जहां फिरेगा वहां पे किसका है, सवाई जय सिंह का। ये कौन सी बात हुई भाई, है ही सवाई जय सिंह का जयपुर, बसाया उसने, और तुम इसके अंदर ही फेर के गेट बंद करके कह रहे हो कि यहाँ पे अधिकार इनका है। अधिकार तो इनका ही है ना। तो बाद में जब इतिहास लिखेंगे ना, तो भाई साहब तुम्हारी धानी उड़ जाएगी, कि कहेंगे कि ये समय ये कराया और अंदर अंदर ही फिरा। तो कहा कुछ, कोई तो आदमी लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगा। उसने कहा तुम्हारे राशन कार्ड में पूरे आदमी साथ ही है, ठीक है ना, तो वो कम हो जाएंगे एक आधे। तो उन्होंने कहा एक आधे नहीं लड़ेंगे तो सारे लड़ेंगे। तो वहां पे जो है दीप सिंह कुंभाणी है ना, उन्होंने उस घोड़े को रोका था, और उनका सारा परिवार लड़ा था उसके अंदर, और शहीद भी हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। इस घोड़े को किसने रोका तो पूछा जा सकता है, तो लिख लेना दीप सिंह कुंभाणी। इस यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभाणी ने रोका था, है ना, ध्यान रहेगी बात। ठीक है। एक लुगाई आई थी बाद में, उसने कहा भाई साहब ये तो कैसा है, अश्वमेध का स्वांग करा है, मतलब ढोंगी तो क्या है, इन्होंने अपने अंदर अंदर ही फेर दिया। वो जो बात की थी ना दीप सिंह कुंभाणी ने, कि आगे जो इतिहास लिखेंगे वो ऐसा ही लिखेंगे। तो नाम था उसका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ठीक है ना। वो जो चुंडावत जानते हो ना, कौन, सलूमर वाले, सलूमर, आमेट, आमेट के अंदर ही एक अपने है, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, है ना। लिखना, लक्ष्मी कुमारी, बाद में लिखी है, ठीक है ना, पहले नहीं लिखी है। लक्ष्मी कुमारी, ये पूछ सकता है लक्ष्मी कुमारी जो है चुंडावत है उनकी पुस्तक का नाम, तो लिख लेना यहाँ पे, अश्वमेघ, कौन सी, स्वांग, अश्वमेघरा स्वांग, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक, ठीक है। कौन सी है, अश्वमेघ रो स्वांग, ठीक है। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा, मैंने अब तक है ना जल महल नहीं पढ़ा है। कि जल महल क्यों नहीं पढ़ा है, तो जल महल पढ़ाने की जगह है भाई ये, क्यों, क्योंकि देखो जो अश्वमेघ यज्ञ करवाए ना, अभी यहाँ पे जितने भी पुरोहित है, मैंने कहा एक पुरोहित नहीं आता, बहुत सारे ब्राह्मण ही ब्राह्मण आते हैं भाई साहब। और यहाँ पे उनको पता चलेगा कि ये भाई साहब ये भेदभाव क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये छोटा है, उन्होंने कहा छोटा, तो इसी वजह से उन्होंने ये भेदभाव, आपसी भेदभाव वहां पे खत्म किया था। और इन्होंने जो है, कौन सी, मानसागर जो झील है कहाँ पे, जयपुर के अंदर, आप जो नारगढ़ दूर से नीचे हटे उतरते हो ना, तो वहां पे दिखती है कौन सा अपने को, जल महल। वो जल महल जहाँ पे बना हुआ ना जिस जल के अंदर, वो कौन सा है, मानसागर झील है। देखो उस मानसागर झील के बीचों बीच किसने बनवाया था, पुरोहितों के रुकने के लिए जगह बनवाई थी, किन्होंने, सवाई जय सिंह ने। देखो, अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों के रुकने के लिए, रुकने के लिए मानसागर झील के बीच में जल महल का निर्माण करवाया, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। चलो, एक और चीज मैंने कहा था लिखवाने बाकी रहेगी थी, कौन सी, जो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना, वो ध्यान रहेगा। कौन सा था, गौड़ीय संप्रदाय का था, लिखना, जयपुर में, जयपुर में गोविंद देव जी का
मंदिर मंदिर बनवाया था। कौन सा संप्रदाय था? गौड़ी संप्रदाय। एक मैंने लकुलंसी संप्रदाय का भी एक मैंने बताया था, कौन सा मंदिर, ठीक है, उसका नाम कमेंट कर देना फटाफट से। और सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हो ना भाई साहब, हाई लगेगी, मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। मेरे को नहीं पता, लाइक होना जाना चाहिए। अब उस पर तुम कैरी मिनाटी की तरह जो कहता है वैसा कूद के पढ़ो, हटे पढ़ो, या कैसे भी पढ़ो, बस दब जाना चाहिए ना। तो याद है, फटाफट से निकलो। लिख लिया? ठीक है, टाइम थोड़ा कम रहेगा, टाइम है ही कम हमारे पास। हेडिंग डालो ईश्वरी सिंह। हेडिंग डालो ईश्वरी सिंह। 1743 से लेके 1750। ठीक है, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता जाता। बात करूं ईश्वरी सिंह की, तो सवाई जयसिंह जो है जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत छोटे छोटे काम किए, ऐसे काम किए कि भाई साहब आज भी बहुत सारे लोग याद रखते हैं। और मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई साहब मैं किसी के अगर शासन काल में जीना चाहता हूँ, वापस आके मौका मिले, तो वो एक नाम बोल लेते हैं, कौन सा? सवाई जयसिंह। लेकिन एक काम जो है छोड़ के गए, चला गया अधूरा है, कौन सा? ज्यादा ज्यादा ये बता के चल जाता ना कि भाई साहब वो जो देवारी समझौता हुआ, इसके तहत ये तय हुआ था ना कि चंद्र कंवर का जो टावर होगा, ठीक है, वही बनेगा अगला राजा आमेर का। तो यहाँ पे इंद्र ईश्वरी सिंह तो उसका टावर था नहीं, टावर कौन था? माधो सिंह। तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में क्या होता है? युद्ध की। भाई राजा एक तो कहता है मैं बनूंगा, नहीं, एक कहता है मैं बनूंगा। कौन सा युद्ध हुआ? तो राजमहल टोंक का युद्ध। लिखना, डायरेक्ट हेडिंग डाल दो, राजमहल टोंक। राजमहल जगह पड़ती है टोंक के अंदर, तो टोंक का ये ध्यान रहेगी। कब लड़ा गया? तो 1747 में। 1947 मत कराना, ठीक है, पूछ ले तो। किस किस के मध्य हुआ? ईश्वरी सिंह, कौन? ईश्वरी सिंह, और एक भाई और था अपना, कौन? माधो सिंह। ठीक है ना? कौन था? माधो सिंह था। ठीक है, अब देखो एक तो लड़ेंगे नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये माधो सिंह किसका टापा था? माधो सिंह था अपने भाई साहब इंद्र कंवर का, चंद्र कंवर का, सॉरी, इंद्र कंवर का नहीं, इंद्र कंवर, चंद्र कंवर, चंद्र कंवर का पुत्र। ठीक है, और जो अपना ईश्वरी सिंह था ना, वो ईश्वरी सिंह एक रानी थी, या फिर एक कह सकते हैं रानी थी। कौन थी? सुख कंवर खींची। खींचियों की बेटी थी, इसीलिए क्या कह दिया? सुख कंवर खींची, खींची का पुत्र। ध्यान रहेगा। अब दोनों ठोकीच रहे थे, ठोकीच रहे थे, तो माधो सिंह की तरफ से कौन कौन आएगा? भाई माधो सिंह की तरफ से कौन आएगा? सब वो अपने कौन आएगा रे भाई? सब जगत सिंह सेकंड है। जगत सिंह, सिसोदिया रानी तो थी चंद्र कंवर, इसलिए कौन आएगा? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। ठीक है, आगे जगत सिंह सेकंड। अब एक बंदा और आएगा इसके पीछे पीछे, उम्मेद सिंह। अब आप कहोगे ये लाडू लेने क्यों आया? तो मैंने कहा था ईश्वर सिंह का पापा कौन था? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह किसकी सहायता कर रहा था? ठीक है, बूंदी विवाद के अंदर किसकी सहायता की थी? दलेर सिंह की। ठीक है, और दलेर सिंह के खिलाफ कौन था भाई साहब? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह राजा बनना चाह रहा था, कहाँ का? बूंदी का।
तो यहाँ पे जो है उमेश सिंह आता है भाई साहब किसके पास, माधो सिंह के पास, कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू राजा बन गया ना, तू मेरे को बूंदी का बना देना, क्योंकि वहां पे हस्तक्षेप किसका था, अमेर वालों का हस्तक्षेप का था ना, वहां पे कहा मैं बूंदी के अंदर राजा बनने के, तो कहा कि भाई अगर मैं तेरे को जिता दूं तो तू मेरे को बना देना। माधो सिंह का ठीक है, फिर कोई अपने दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा जहां पे आएगा कोटा वहीं, सॉरी जहां पे आएगी बूंदी वहीं पे आएगा कोटा। यहाँ पे एक और बंदा आया था, दुर्जन साहब, और यहाँ पे जो है मराठे भी लड़े साथ में, मराठों की बुला के मराठे तुम भी आ जाओ, ठीक है। मराठे क्या है कि बेसिकली पैसे के लिए लड़ते थे, जिसकी तरफ से लड़ना होता था उससे भी तो पैसे लेते थे, लेकिन जिस मतलब जिसको हरा देते थे, यानी कि मान लो कि माधो सिंह की तरफ से लड़ रहे हैं और यहाँ पे मान लो ईश्वरी सिंह हार जाता है, तो माधो सिंह तो पैसे देगा लड़ने के मराठों के, लेकिन मराठे जो है ईश्वरी सिंह से भी लेके जाएंगे पैसे की, भाई क्यों, क्योंकि तेरे वजह से तो लड़ाई हुई है, इसलिए तो आए मैं यहाँ लड़ने के लिए, तो ईश्वरी सिंह से भी पैसे लेके जाएंगे। लेकिन 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 ईश्वरी सिंह के साथ एक भाई था, शानदार भाई, नाम था उसका सूरजमल जाट। क्या नाम था? सूरजमल जाट। और भाई साहब जहां पे जाट भाई आ जाए वहां पे मामला अपना उठ ही जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ईश्वरी सिंह की क्या हो जाती है यहाँ पर जीत, ईश्वरी सिंह यहाँ पे जीत जाता है। सूरजमल जाट और ईश्वरी सिंह क्या कर देते हैं भाई साहब, मटिया पलित कर देते हैं, किस किस की, यहाँ पे माधो सिंह की तो करते ही करते हैं, और यहाँ पे जगत सिंह सेकंड भी हार जाता है इसके अंदर, उमेश सिंह, और भाई साहब कौन, दुर्जन साह, जो कि कहाँ था, कोटा, और मराठे भी, भाई साहब तीनों की धज्जियां उड़ जाती है यहाँ पर। और इस जीत की जो है खुशी के अंदर एक जगह बनवाते हैं, ठीक है, लिखवाता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले ये लिखना, इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई, इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। यहाँ पे जो है इस जीत की याद में कहा कि भाई जब जीत है, ऐतिहासिक जीत है, किस किस को हराया, एक साथ माधो सिंह को हराया, जो हराया जगत सिंह सेकंड, ठीक है भाई साहब, मारवाड़ का राजा, और यहाँ पे मारवाड़ नहीं, मेवाड़, और उमेश सिंह को धोया भाई साहब यहाँ पे, और दुर्जन साहड़ को भी, और यहाँ पे साथ साथ मराठा को भी अपन ने चेप दिया है। तो यहाँ पे जो खुशी तो होनी चाहिए, खुशी के चक्कर में इन्होंने क्या करवाया, इस लाट का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, लिखो, इस जीत की खुशी में ईसर लाट, जिसको ब्रैकेट में लिखना सारंग, सारंग साड़ कुछ ऐसा, हाँ सारंग साड़ कहते हैं, सारंग साड़ भी कहते हैं इसको, ईसर लाट का निर्माण करवाया, ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर है ना, इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सारंग साड़, ठीक है, और क्या मेन नाम क्या है इसका, ईसर लाट, ध्यान रहेगी। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि जीत के अंदर राजी हो गया था भाई साहब इसलिए बनवाया था, और कुछ कहते हैं कि भाई साहब इसके दरबार के अंदर एक आदमी था, किसके, ईश्वरी सिंह के दरबार के अंदर एक आदमी था, हरगोविंद, हरगोविंद भाई साहब थे, हरगोविंद नाटाणी, ठीक है, हरगोविंद नाटाणी थे, उनकी एक पुत्री थी, ठीक है, राजकुमारी मान लो, तो उनकी जो पुत्री थी उनसे क्या ईश्वरी सिंह को थोड़ा सा प्रेम व्रेम हो गया था। अब वो जो राजकुमारी थी या पुत्री थी, ठीक है, कन्या थी, वो कन्या थोड़ी आंतरे थी, क्योंकि इस वो जो गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह नाटाणी, उनका घर थोड़ा आंतरे था, तो भाई साहब डाकला पे जाके देखते थे तो दिखती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि एक ईश्वर लाट बनाते। ईश्वर लाट बेसिकली मैं बता दूं 7 मंजिला बनी हुई इमारत है, जैसे कि विजय स्तंभ बनाया हुआ है ना, वैसा ही वैसा है, ऐसा है। सबसे ऊपर ये है, यहाँ पे बैठता था कौन, भाई साहब अपने ईश्वरी सिंह, यहाँ पे 1 मंजिल, 2 मंजिल हो गई, 3 मंजिल हो गई, 4 मंजिल हो गई, 5 मंजिल हो गई, ये छठी और है, ये सातवीं, थालापुरे रीजन, इसके अंदर भी ईश्वरी सिंह को पता था थालापुरे रीजन होता है, इसलिए 7 मंजिला क्या बनवा दी इसने, ईश्वरनाथ। यहाँ पे ईश्वरी सिंह क्या बैठता था, यहाँ पे आराम से बैठ के क्या भाई साहब नजारे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ तो ऐसे कहते हैं, देखो ये बात कौन से कहते हैं, ये बात है ऑथेंटिक, ठीक है, ये किताबों में अपन को लिखी हुई मिलती है, और ये जो कहानी है ना, कहीं पे भी जाके जयपुर के अंदर जाओगे ना आप, यहाँ पे जब इससे लाट बनी हुई आसपास के क्षेत्र में किसी से पूछोगे ना, तो जो मैंने कहानी सुनी है ना, वो कहानी वो सुना देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर जाओ तो सुन लेना किसी से, लिखो फटाफट से ये चीज है अपना।
इसका नाम थोड़ा गलत लिख दिया अपन ने, कोई बात नहीं। सरंगा सूली है, सूली लिखना भूल गए, बस इतना सा है, कोई गलत नहीं है, मतलब एडिट किया है कुल मिला के, समझ लो, ठीक है, लिख लिया होगा। मैंने कहा ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, हेडिंग डालो बबरू का युद्ध। भाई साहब माधो सिंह मानेगा थोड़ी है। माधो सिंह ने कहा कोई बात नहीं, 47 में आ रहे थे, 48 में फिर से युद्ध करते हैं, फिर से आया भाई साहब यहाँ। बीच बीच में लाइट बंद हो जाए तो ध्यान रखना, ठीक है, बताएंगे कभी फुर्सत में कारण, ठीक है ना। बगरू का युद्ध, बगरू का युद्ध, सन लिखो 1748 के अंदर। इसके अंदर भी सेम सेम लोग थे, इधर था कौन, ईश्वरी सिंह, इधर सिंह माधो सिंह, ठीक है, और माधो सिंह वाली सेम सेना थी। और इधर भी कौन था अपने सूरजमल जाट, जो है किसकी तरफ से लड़ा था, अपने ईश्वरी सिंह की तरफ से। लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज क्या हुआ कि उन्होंने कहा संडे को आओ, मतलब इस बार क्या हुआ, माधो सिंह की जीत हो गई और ईश्वरी सिंह हार गया, निकला इस युद्ध में। तेज तेज थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 5-7 मिनट ही रहे अब, ठीक है। इस युद्ध में माधो सिंह की जीत हुई, ठीक है, ध्यान रखना किसकी जीत हुई इसके अंदर, माधो सिंह की जीत। अब माधो सिंह जीता तो माधो सिंह ने कहा देखो भाई साहब, एक बात बताता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, एक तो देखो 5 परगने चाहिए, कौन कौन से, और 5 परगनों में सबसे पहले तो मालपुरा चाहिए और टोंक चाहिए, और बाकी कोई 3 दे दो। तो इनको जो है 5 परगने दिए गए, तो लिखना माधो सिंह को मालपुरा, टोंक सहित 5 परगने दिए गए, ठीक है, कितने परगने की दिए, 5 परगने की दिए गए। उसके बाद में कहा कि देखो ईश्वरी सिंह, मैंने कहा था देखो, किसने कहा, मराठों ने कहा कि ईश्वरी सिंह भाई साहब पैसे दो, किस बात के, ईश्वरी सिंह ने कहा मेरे से कैसे पैसे मांगते हो, उन्होंने कहा देखो लड़ाई किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। भाई साहब माधो सिंह ने 2 युद्ध लड़े, दोनों युद्ध के पैसे दे दिए, और अब तुम्हारी बारी है कि तुम पैसे दो, ठीक है। मैंने कहा था कि मराठे जिसकी तरफ से लड़ते थे उससे पैसे लेते थे, लेकिन जिसकी विरुद्ध लड़ते थे अगर वो हार गया तो उससे भी पैसे लेते थे, कि भाई साहब तू हारा है तो तेरी वजह से तो लड़े हैं, तो तू तेरे को भी पैसे देने पड़ेंगे। ईश्वरी सिंह ने कहा भाई देखो अभी तो है नहीं, ठीक है, किस्तें बांध दो, ईएमआई भर दूंगा। तो ईएमआई कुछ भरी, 2 ईएमआई है, एक तो 48 में लगे थे, 1748 में, और एक बाद में जाने के बाद भर दी थी। तीसरी किस्त लेने आए तो कुछ 2-2.5 लाख कम पड़ गए होंगे भाई साहब के, ईश्वरी सिंह के। और ईश्वरी सिंह ने कहा देखो भाई है नहीं, अभी थोड़े दिन बाद ले लेना। मराठा ने कहा देख एक काम कर, या तो जयपुर छोड़ के चल जा या फिर पैसे दे दे। अब पैसे थे नहीं भाई ईश्वरी सिंह के पास, तभी तो कहा भी है नहीं। ईश्वरी सिंह ने सोचा कि भाई ऐसे चला गया छोड़ के आमेर को, तो मैंने तो इससे लाड बनाई है भाई, इस मराठों को एक टाइम मैंने धोया था, ठीक है, पकड़ पकड़ के धोया था एक टाइम पे, और अब यही मराठे आके मेरे को कह रहे हैं कि छोड़ के चला था, तो इससे बड़ी तो बेइज्जती क्या ही होगी मेरी। तो यहाँ पे जो है ईश्वरी सिंह मराठों के जो है कर से, या फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं, जो अपना करी है एक तरह से, तो उससे परेशान होकर जो इन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, युद्ध हर जाना, ठीक है, जो युद्ध हर जाना था उससे परेशान होकर इन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में जमालू सिंह यहाँ पे बैठ जाता है, बाकी बातें अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, फटाफट लिखना, ईश्वरी सिंह को लिखना, इस युद्ध के पश्चात तय हुआ कि मराठों को ईश्वरी सिंह युद्ध हर जाना देगा, ठीक है, बात है क्लियर, आगे लिखो, युद्ध हर जाने
उससे परेशान हो गए, परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आत्महत्या कर ली। और इसकी जो ईश्वरी सिंह की है वो रामबाग के पास अपने जो है, रामबाग है जयपुर के अंदर, वहां पे इसकी क्या बनी हुई है, छतरी भी बनी हुई है। ध्यान रख लेना, पूछता नहीं है। और ये अपना कल्चर का टॉपिक है, पूछ भी लेते हो अपने लिए, इसको अपने से कोई मतलब नहीं है, कल्चर पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे इसको। तो युद्ध हट जाने के अंदर, युद्ध हट जाने से परेशान होकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और देना इनको था, 2 किस्तें भर दी थी, एक किस्ती बाउंस हो गई थी। और क्या कर दिया था, ये परगने परगने वाली बात लिख लो फटाफट से। इसके बाद अपन पढ़ते हैं माधो सिंह। फटाफट से लिख लो। लिख लिया, चलो हेडिंग डालो माधो सिंह। माधव सिंह कहां से कहां तक शासनकाल, जिसका जहां से वहां तक खत्म हुआ था, कहां से, 1700 से 1750 से लेके 1768, है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, माधो सिंह आया। और माधो सिंह जैसे गद्दी में बैठा वैसा मराठे आ गए माधो सिंह के पास कि क्या हुआ। और उन्होंने कहा भाई वो युद्ध हट जाना। कि कौन सा युद्ध हट जाना, मैंने 2 युद्ध लड़वाए तुमसे, दोनों दोनों के पैसे दे दिए मैंने। उन्होंने कहा कि वो ईश्वरी सिंह वाला है, ईश्वरी सिंह से जाके मांगो ना। और तुमको ईश्वरी सिंह के पास जाना है तो अभी कह दो, मैं खिला दूंगा तुमको, टाइम ही नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा देखो भाई, अपन मांगते हैं जयपुर की राजगद्दी है ना, उससे मांगते हैं युद्ध हट जाना, क्योंकि जयपुर हारा था इसके अंदर। ठीक है ना, कि अकेला ईश्वरी सिंह तो हारा ही नहीं था। यहाँ पे जयपुर जो है, या आमेर, मान लो आमेर हारा था, यहाँ पे आमेर की गद्दी पे जो बैठेगा हम उससे लेंगे। या तो हमारा मन मर्जी से बनाया हो यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, हम उससे ले लेंगे, हम निपटते रहेंगे उससे। लेकिन अगर हमारा मर्जी से नहीं बना रहे हो आप, अगर तुम खुद ही बन रहे हो आके, तो हमको युद्ध हट जाना देना पड़ेगा। देखो कहा कि ऐसे तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दो। कहा कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भाई साहब चंद्रकमल इसमें होशियार थी थोड़ी बहुत। चंद्रकमल ने राखी बांधी भाई साहब मराठों को, किसी को आया जो था उसको राखी बांधी ने कहा कि भाई भाई बना लिया। अब इस अपने माधो सिंह ने कहा मामा जी अब तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट का करो। मराठों ने जेब में से 500 रुपए काटे। और चंद्रकमल का लो भाई साहब ये तुम्हारे, और 1000 रुपए काट के किए ये अपने, किसके, जीजाजी के। ठीक है, पावना के भी आगे और तुम्हारे भी आगे, हिसाब अपनी जगह है, अपन को चाहिए पैसे। माधो सिंह ने कहा देखो ऐसे तो अपने बात बनने वाली नहीं है, एक काम करते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं टाइम चाहिए। तो टाइम मांगते हैं मराठों से, कहता है मराठों से कहता है कि भाई साहब थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है मामा जी, आप बाद में ले लेना। भाई होते तो ईश्वर सिंह की आत्महत्या क्यों करता, है नहीं है इसलिए तो मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मराठों ने कहा भाई हम जा रहे हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब भाई साहब लूटपाट मचाते थे, इधर उधर जाते थे, लूटते थे, और मतलब की थोड़ी बहुत सहायता भी करते थे किसी की। इसके बाद में मराठा कहाँ जाते हैं, पंजाब। पंजाब पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत युद्ध उद्ध करते हैं कहीं पे। इधर से कहता है दूसरा, मतलब माधो सिंह कहता है इधर से कि मामा जी आ जाओ, पैसों का इंतजाम हो गया। पैसों का इंतजाम हो गया तो मराठे आते हैं। ठीक है, मराठों का मराठे आए जैसे ही, गेट बंद कर दिए भाई साहब, चारों चारों जयपुर के जितने भी थे, एक्स वाई जेड जितने भी गेट है, वो सारे सारे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करके अपनी जयपुर की जनता पे, जो जयपुर की जनता थी अंदर, उसको कहा वैसा देखो इनको चीपियों से, फूकड़ियों से, लाठियों से, जो भी तुम्हारे पास है, चमचे हैं, ठीक है ना, चमचे हैं जो भी है, सार से पीटो इन मराठों को। तो वहां पे जो है दौड़ा दौड़ा के मारते हैं किनको, मराठों को। भाई साहब लुगाइयां सब आदमी, छोरान छोरियां हैं, ठीक है, पीटने लगती है किसको, मराठों को। कोई चीपियों से पीट रहा है, कोई लाठी से पीट रहा है, कोई चमची लेके ठोक रहा है, कुछ भी लेके। चमची से भी ठोका जा सकता है, दूर से ठोका जा सकता है, ऐसा थोड़ी कि पास जाके ठोके। ठीक है ना, बुगानन डेगचियन सारे सारे फेंक फेंका के क्या कर दिया भाई साहब, कत्लेआम कर दिया। तो लिखना माधो सिंह ने 1751 में, अगले ही साल भाई साहब, थोड़ा बहुत टाइम लगा ना, वहां पे गए थे पंजाब। तो लिखना माधो सिंह ने 1751 में
मराठों का कत्लेआम करवाया। ठीक है, क्या करवाया? कत्लेआम करवाया। दिख तो रहा है ना, मेरे को ये डाउट हो रहा है कि भाई तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि शायद थोड़ी धीरे चलने लगी। चलो आगे लिखे। इसके बाद में क्या हुआ कि मराठों को धो दिया, तो मराठों ने कहा भाई साहब, अच्छा सन लिख लेना इसमें, ठीक है, सन कब है, मैंने लिखवा दी ना, सन दो दी 1751। अब भाई साहब अगले 8 साल तक मराठों ने जो है वापस देखा ही नहीं किसी की तरफ, आमेर की तरफ कभी भी नहीं देखा। 8 साल बाद में किसी की चुल मची भाई साहब की, वापस आके लड़ते हैं, क्या पता इस बार जीत जाए। तो युद्ध होता है कांकोड़ का युद्ध। ठीक है, कांकोड़ टोंक में जगह पड़ती है, देखना, कांकोड़ का युद्ध। 8 साल बाद में आते हैं, 8 जोड़ लो इसके अंदर, 51 के अंदर 8 जोड़ेंगे कितना है? 1759 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मराठे, और मराठे आके भाई साहब खत्म। कांकोड़ के अंदर आते हैं, कांकड़ के अंदर भाई साहब जयपुर वाले दौड़ा दौड़ा के मारते हैं फिर से, और मराठे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। देखना, मराठों की हार हुई। फटाफट से यहाँ तक लिख लो, देखते हैं टाइम क्या हुआ। टाइम बचा तो अपना बंटवारा ये भी पढ़ लेते हैं। चलो देखो, 1.25 घंटा हो चुका है, वैसे 5 मिनट अपन ने एक्स्ट्रा ही ले लिए हैं। तो वीडियो वीडियो देख लेना अपना, शॉर्ट वीडियो जो है। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, क्यों हाई खा रहे हो, ठीक है, बद्दुआ क्यों ले रहे हो वैसे, सब्सक्राइब कर दो। और लाइक नहीं किया जिसने, लाइक भी कर देना, सबको शेयर वेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। बंटवारा के युद्ध बढ़ेंगे अगली क्लास में।